साइंस वन का जो फर्स्ट लेसन है ग्रेविटेशन। ओके, इस लेसन में हम लोग बहुत सारे टॉपिक सीखने वाले हैं। ग्रेविटेशन है, एस्केप वेलोसिटी है, फ्री फॉल है, ओके, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग इस लेसन में सीखने वाले हैं। उससे पहले ग्रेविटेशन यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अब ये ग्रेविटेशन जो कंसेप्ट है वो किसने डिस्कवर किया? ओके, द फिनोमेना ऑफ द ग्रेविटेशन was discovered by Sir Isaac Newton। किन्होंने डिस्कवर किया है? सर आइजैक न्यूटन। अभी इसके पीछे एक स्टोरी है कि ये कैसा डिस्कवर्ड हुआ। ओके, तो स्टोरी क्या बताता है? When he was sitting under the apple tree, the apple falls vertically downward। ओके, वो एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे तो एप्पल वो बराबर नीचे गिरा। कहां पे गिरा? अर्थ के ऊपर या फिर ग्राउंड पे गिरा। और वो कैसा गिरा? वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, जब उन्होंने वो देखा कि वो एप्पल जो गिरा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही गिरा, ओके, तो उसके बारे में उन्होंने सोचना स्टार्ट किया कि ये एप्पल ये जो गिरा, व्हाई इट फॉल्स ओनली वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉट एनी अदर डायरेक्शंस। कोई कौन से भी अदर डायरेक्शन में क्यों नहीं गया? ऐसा हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं गया या फिर ऐसा टेढ़ा क्यों नहीं गिरा? वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही क्यों गिरा? तो उसके ऊपर उन्होंने सोचना स्टार्ट किया और उसके ऊपर स्टडी किया। ओके, तो उसके बाद स्टडी करने के बाद उनको क्या पता चला? ओके, आफ्टर द स्टडी व्हाट ही कंक्लूड, ओके, ये सब स्टडी करने के बाद ये एप्पल वर्टिकली डाउनवर्ड ही क्यों गिरा, ये सब स्टडी करने के बाद व्हाट ही फाउंड, व्हाट ही कंक्लूड, द अर्थ मस्ट बी अट्रैक्टिंग द एप्पल टुवर्ड्स इटसेल्फ। उन्होंने क्या ढूंढ के निकाला? अर्थ ने क्या किया होगा? एप्पल को खुद की तरफ अट्रैक्ट किया होगा। एप्पल को क्या किया होगा? खुद की तरफ अट्रैक्ट किया हुआ, इसके लिए वो नीचे गिरा। ओके, एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। वो क्या बोलते हैं कि एप्पल को क्या किया होगा? अर्थ ने खुद की तरफ अट्रैक्ट किया होगा। एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी उसका मतलब क्या है कि वो अट्रैक्टिव फोर्स कहां से आया है? वो अर्थ के सेंटर से आया है, अर्थ के सेंटर से। ओके, तो अर्थ है, अर्थ का जो सेंटर रहता है वहां से वो अट्रैक्टिव फोर्स आया। ओके, अभी उन्होंने उस अट्रैक्टिव फोर्स को बाद में क्या नाम दिया? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या नाम दिया? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो व्हाट द न्यूटन्स कंक्लूड आफ्टर ऑल दिस ऑब्जर्वेशन, द अर्थ मस्ट बी अट्रैक्टिंग द एप्पल टुवर्ड्स इटसेल्फ। ओके, एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, ऐसा नहीं है कि अर्थ सिर्फ ये एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है। बाद में उन्होंने ऐसा बताया कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, जितने भी चीजें हैं जो अर्थ पे है, उन सबको अर्थ क्या करता है? खुद की तरफ अट्रैक्ट करता है। इवन अगर ऑब्जेक्ट हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो भी टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ द अर्थ क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। और फॉल होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही फॉल होता है। उसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अभी अपना नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, ये अपना नेक्स्ट कंसेप्ट है, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे। एक स्टोन है हमारे पास, वो स्ट्रिंग को टाई किया है अदर एंड पे, एक एंड स्ट्रिंग का हमारे हाथ में, और उसके ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो घूम रहा है। स्टोन जो स्ट्रिंग को अटैच है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा दिखा सकते हैं कि ये स्ट्रिंग का अदर एंड है जो सेंटर में यहाँ पे, और ये स्टोन घूम रहा है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ओके, अभी इस जो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है उसके ऊपर फोर्स कहां से एक्ट हो रहा है? उस स्टोन के ऊपर फोर्स कहां से एक्ट हो रहा है जिसके वजह से वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है? वो एक्ट हो रहा है सेंटर से। कहां से एक्ट हो रहा है? सेंटर से। ओके, तो जो सेंटर से एक्ट होता है फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है ऑब्जेक्ट, ओके, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अभी इसका डेफिनेशन क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स का? ये आपको एग्जाम में आता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन एग्जाम में वो पूछते हैं। ओके, अ फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल। अ फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग अलोंग अ सर्कल, जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है,
and it is directed towards the center of the circle, and this force is directed towards the center of the circle. और ये फोर्स कहां से निकल रहा है, कहां से एक्ट हो रहा है, सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके, इट इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स. ओके, टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन है. क्या डेफिनेशन है? अ फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल and it is directed. What it is directed? Force is directed towards the center of the circle. उसको क्या बोलते हैं? Centripetal force. Okay? अभी अगर सोचता हूं कि अगर ये centripetal force जो डायरेक्ट हो रहा है सेंटर से, वो अगर हम लोगों ने सेंट्रिपिटल फोर्स अप्लाई करना बंद कर दिया तो क्या होगा? तो स्टोन देखो ऐसे घूमते 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 यहां पे सपोज आए, यहां से मैंने वो सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंटर से जो एक्ट होने वाला फोर्स रिलीज कर दिया, बंद कर दिया, तो क्या होगा? इस स्टोन का क्या होगा? वैसे ही घूमता रहेगा? नहीं, तो वो जिस पोजीशन पे आया है वहां से स्ट्रेट जाएगा, वहां से क्या जाएगा? स्ट्रेट. ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो घूमते घूमते सपोज यहां पे आया, ऐसा ऐसा घूमते घूमते यहां पे आया और यहां से उसका फोर्स रिलीज हो गया, तो वो स्टोन कैसे जाएगा? ऐसे स्ट्रेट, ऐसे स्ट्रेट जाएगा. सपोज वो यहां पे आया है घूमते घूमते, फोर्स अगर रिलीज हो गया, फोर्स लगाना बंद कर दिया, वो क्या होगा? ऐसा स्ट्रेट जाएगा और क्या बनाएगा? यहाँ पे टेंजेंट बनाएगा. क्या बनाएगा? यहाँ पे टेंजेंट. ओके, और क्या है? अभी ये सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट होता है और कहां पे एक्ट होता है? द मून जो रिवॉल्व्स होता है अराउंड द अर्थ, वो भी बिकॉज ऑफ द सेंट्रिपिटल फोर्स. मे भी नहीं बोल सकते हम लोग कि होता है, एक्ट होता है कि अर्थ का एक फोर्स एक्ट होता है. किसके ऊपर? मून के ऊपर. ओके, एंड द प्लैनेट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जितने भी प्लैनेट्स है जो सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं, उनके ऊपर भी सन के अंदर से सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट होता है. ओके, तो अपना ये कंसेप्ट है सेंट्रिपिटल फोर्स. एक मार्क्स के लिए डेफिनेशन पूछा जाता है. ओके, नेक्स्ट अपना जो कंसेप्ट है वो है केप्लर्स लॉ. नेक्स्ट कंसेप्ट अपना है केप्लर्स लॉ. केप्लर्स लॉ. ओके, अभी केप्लर्स ने क्या बताया? ओके, व्हाट ही डिस्क्राइब? ही डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ अ प्लैनेट इन अ सोलर सिस्टम. क्या डिस्क्राइब किया उन्होंने? सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट मूव होते वो कैसे मूव होते, उनका ऑर्बिट कैसा है, ओके, वो कौन से पाथ में मूव होते हैं, उनका मोशन कैसा है, इसके बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया. क्या डिस्क्राइब किया? मोशन ऑफ द प्लैनेट इन अ सोलर सिस्टम. और व्हाट ही नोटिस? He noticed that the motion of the planet follows certain law. Motion of the planet क्या करते हैं? Certain laws follows करते हैं. ओके, तो उन्होंने अपने 3 लॉज दिए, केपलर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ. ओके, अभी ये पहला हम लोग देखेंगे व्हाट इज द केपलर्स फर्स्ट लॉ. केपलर्स का फर्स्ट लॉ. ओके, केपलर्स का फर्स्ट लॉ में वो क्या बताता है? क्या बताता है? मोशन ऑफ द प्लैनेट. क्या बताता है? मोशन ऑफ द प्लैनेट. वो क्या बोलता है कि प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड, ओके, सपोज यहां पे सन है. ओके, पहला तो बोलता है कि प्लैनेट, ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट है, ये सन है, ये अपना प्लैनेट है, ये सन है. अब ये प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड जो घूमता है, तो उसका जो ऑर्बिट है वो एलिप्स है. ओके, एलिप्टिकल ऑर्बिट है. एलिप्टिकल यानी क्या? ओके, पूरा ऐसा अपना कर्व नहीं बोल सकते हम लोग, उसका स्फेरिकल शेप में नहीं बोल सकते वो ऑर्बिट. ओके, थोड़ा ऐसा, थोड़ा अंडे जैसा हम लोग बोल सकते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है. ओके, तो फर्स्ट लॉ में उन्होंने क्या बोला है कि जो ये प्लैनेट है वो कैसा घूमता है? इलिप्टिकल ऑर्बिट में. किससे? सन से. और सन कहां पे होता है? एट द वन ऑफ द फोकस. ओके, अगर हम लोग ये इलिप्टिकल डायग्राम अगर कंसीडर करते तो उसको 2 फोकस रहते हैं. आप टेक्स्ट बुक रेफर करोगे तो उसमें आपको दिखेंगे F1 F2. ओके, ऊपर ब्रैकेट में बॉक्स में ऐसा दिया हुआ है F1 F2, 2 फोकस दिया हुआ. ओके, तो फर्स्ट लॉ क्या है? केपलर का फर्स्ट लॉ क्या है? द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एलिप्स. प्लैनेट का ऑर्बिट कैसा है? एलिप्स है, सर्कुलर नहीं है. विद द सन, विद रिस्पेक्ट टू हुम? विद रिस्पेक्ट टू सन, विच इज एट वन ऑफ द फोकस. जो सन कहां पे है? वन ऑफ द फोकस. 2 फोकस के में से एक फोकाई के ऊपर है. ओके, तो व्हाट इज द केपलर फर्स्ट लॉ? ओके, केपलर फर्स्ट लॉ क्या है? द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट, ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्स विथ अ सन विच इज एट द वन ऑफ द फोकाई. जो सन किधर है? वन ऑफ द फोकाई पे है. ओके, नेक्स्ट है केपलर का
सेकेंड लॉ। ओके, अभी केपलर के सेकेंड लॉ में वो क्या बताते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन। देखो ये प्लैनेट है, सपोज प्लैनेट यहां पे है ए पोजिशन पे, ओके, और सन किधर है, इधर। ओके, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन स्विफ्ट्स यानी ट्रेवल, स्विफ्ट्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन, ये क्या करता है, अगर ये लाइन क्या करता है, सर्टन टाइम में इक्वल एरिया ट्रेवल्स करता है। तो सपोज हम लोग कंसीडर करेंगे कि प्लैनेट अभी इधर, तो ये लाइन हो गया। ओके, ये लाइन हो गया बिटवीन सन एंड प्लैनेट। अब ये प्लैनेट क्या होता है, ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जाता है, तो ये लाइन हम लोग सपोज यहां से इधर जाएगा, तो ये एरिया उसने कवर किया। हम लोग कंसीडर करेंगे कि 1 आवर में जाता है। नेक्स्ट वो आया इस पे सी पोजीशन पे, तो सी पोजीशन से यहां तक आता है, तो ये इतना एरिया कवर करता है, ये सब एरिया वो कवर करता है, ये सब एरिया वो कवर करता है। ओके, नेक्स्ट आया वो ई पोजीशन पे, ई से एफ तक जाता है, सेम आवर्स में, 1 आवर में। ओके, तो इतना एरिया कवर करता है। तो वो क्या बोलता है, केपलर क्या बोलता है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन स्विफ्ट्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी ये भी 1 घंटे में, ये भी 1 आवर, ये भी 1, तो इसका एरिया सबका एरिया क्या रहेगा, सेम। ओके, इक्वल एरिया ट्रैवल करता है। तो एरिया ऑफ किसका, ASB ये इक्वल रहेगा एरिया ऑफ CSD इक्वल टू एरिया ऑफ ये ESF। ओके, तो सेकेंड लॉ क्या बताता है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन स्विफ्ट्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, ये केपलर का सेकेंड लॉ। ओके, नेक्स्ट है केपलर का थर्ड लॉ। ओके, अभी केपलर का थर्ड लॉ क्या है, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ओके, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन यानी देखो ये प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहा है। ओके, रिवॉल्व होता है यानी क्या, उसके अराउंड वो घूम रहा है। ओके, उसके अराउंड वो घूम रहा है, उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। ओके, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन यानी क्या, टाइम, घूमने के लिए जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ओके, तो सपोज इसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है T, ओके, तो वो क्या बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी जो घूमने के लिए, सन के अराउंड घूमने के लिए इस ऑर्बिट में उसको जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किससे प्रोपोर्शनल रहता है, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। अभी मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन क्या है, सपोज ये देखो ये प्लैनेट यहां पे है, तो ये डिस्टेंस हो गया सपोज R1, ये हो गया R2, यहां से यहां तक हो गया सपोज R3, यहां से यहां तक हो गया R4। ओके, हम लोग मीन कैसा निकालेंगे, इन सबका एडिशन करके, अगर ये सब ले रहे हैं 1 2 3 4, तो इन सबका एडिशन करके उसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो सपोज उसका मीन आता है R। मीन क्या आया उसका R। ओके, मीन क्या आया इसका, एरिया डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड प्लैनेट। ओके, जो है उसका मीन क्या आया R, उसका क्या होता है क्यूब, तो उन्होंने क्या बोला है, केपलर्स थर्ड लॉ क्या बताता है, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, कहा का मीन डिस्टेंस, फ्रॉम द सन एंड द प्लैनेट, सन एंड प्लैनेट के बीच का जो डिस्टेंस है। ओके, ऐसे बहुत सारे डिस्टेंस है, यहाँ पे उसका मीन निकालने के बाद उसका अगर क्यूब लेते हैं तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का मैंने अगर साइन निकाल दिया, R क्यूब, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आया वो डिवाइड में, इधर ऐसा डिवाइड में आया, इज इक्वल टू K, ऐसा भी बन सकता है। ओके, तो केपलर फर्स्ट लॉ हो गया, केपलर सेकेंड लॉ हो गया, नेक्स्ट केपलर्स थर्ड लॉ भी हो गया। ओके, अभी केपलर्स ने सिर्फ डिस्क्राइब किया मोशन ऑफ द प्लैनेट कैसे मूव होते हैं, कैसे घूमते हैं, कैसे ऑर्बिट में घूमते हैं, मगर उन्होंने क्या नहीं बताया,
द रीजन वाई द प्लैनेट मूव्स इन दैट वे, ऐसे ऑर्बिट में ये प्लैनेट क्यों घूमते, इसके बारे में केप्लर्स नहीं बता सकते। ओके, ऑर्बिट में ऐसे प्लैनेट्स क्यों घूमते हैं इसके बारे में केप्लर्स बता नहीं सके। ओके, तो ये हो गया केप्लर्स लॉ। क्या हो गया ये? केप्लर्स लॉ। नेक्स्ट अपना कंसेप्ट है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, अभी न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या है? ओके, अभी अर्थ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट है। अर्थ पे क्या है? बहुत सारे ऑब्जेक्ट, या फिर यूनिवर्स में बहुत सारे ऑब्जेक्ट है। अभी ये ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। कौन सा? अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करते हैं। ओके, अभी ये फोर्स कैसा रहता है इसके बारे में दिया गया है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी ये स्टडी करते वक्त न्यूटन्स ने केप्लर्स लॉ के बारे में भी स्टडी किया, उसका हेल्प लिया। ओके, तो क्या है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? क्या बताता है? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, attracts every other object with the definite force. Every object in the universe attracts every other object with the definite force. Okay, and this force is directly proportional to the product of masses of two objects. ये फोर्स क्या रहता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ masses of two objects and inversely proportional to the स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है। ओके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d। ओके, अभी न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? ये दो ऑब्जेक्ट है, वो एक दूसरे के ऊपर क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स। कौन सा फोर्स? अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करते हैं। ओके, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट्स। ओके, हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करता है। ओके, वो सपोज वो फोर्स है, सपोज हम लोग कंसीडर करते हैं कि एफ है। क्या है? एफ। अभी ये फोर्स क्या रहता है? ये फोर्स रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन, प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट। ओके, इसका मास क्या है? m1, इसका मास क्या है? m2। प्रोडक्ट यानी क्या? मल्टीप्लीकेशन। ये देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट। एंड इनवर्सली यानी क्या? डिनोमिनेटर में लिखते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या लेते हैं? d। क्या लेते हैं? ओके, डिस्टेंस के लिए हम लोग लेंगे d का स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। ओके, तो क्या है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, ओके, with the definite force, and this force is directly proportional to the product of masses of two objects and inversely proportional to the square of the distance between two object। अभी ये मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन निकाल लेता हूं, उसके जगह पे ये कांस्टेंट आएगा m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अभी ये जो कांस्टेंट है g, कौन सा कांस्टेंट है? g, उसको बोला जाता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, या फिर उसको और एक नाम दिया गया है जो ज्यादा यूज किया जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस g को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, अभी मैंने यहाँ पे अगर मैं मास यहाँ पे अगर डबल करता हूं, ये देखो, ये मास अगर मैं डबल करता हूं तो ये फोर्स भी डबल होगा, फोर्स भी क्या होगा? डबल। ओके, क्योंकि क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी ये डबल तो ये डबल। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या रहता है? एक चीज अगर हम लोगों ने बढ़ाया विथ रिस्पेक्ट टू जो भी रहेगा वो भी बढ़ता है, एक चीज कम किया तो इस रिस्पेक्ट टू जो भी रहता है वो क्या होता है? कम। ओके, अगर मास हम लोगों ने डबल किया, फोर्स डबल होगा। मगर अगर मैं डिस्टेंस डबल करता हूं, ये डिस्टेंस अगर मैं डबल करता हूं तो फोर्स डबल होगा क्या? नहीं, वो डिक्रीज होगा बाय 1/4 से, फैक्टर फोर्स से वो डिक्रीज होगा, 1/4 से ये फोर्स क्या होगा? डिक्रीज। ओके, ये आपको यहां पे याद रखने का है। और क्या है? इफ द टू ऑब्जेक्ट्स आर स्फेरिकल, अभी ये डिस्टेंस कैसे लेने का, ये दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कैसे लेने का? सपोज दो ऑब्जेक्ट अगर स्फेरिकल है, बराबर राउंड है,
तो उसके सेंटर में उसका मास कंसेंट्रेट रहता है। तो जब डिस्टेंस हम लोग लेते हैं डी, वो लिया जाता है दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से। Okay, if the two objects are spherical, then the direction of force is taken as a line joining the center. Direction of the force, okay, direction of the force कहां से लिया जाता है? ये line joining the center, यहां से लिया जाता है, line joining the center. Okay, direction of the force यहां से लिया जाता है। Okay, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कहां से लिया जाता है? उनके सेंटर से। Okay, that is the distance between द सेंटर इज टेकन। ओके, ये डिस्टेंस कहां से लिया जाता है? दोनों के सेंटर से। मगर अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो अगर स्पेरिकल नहीं है या फिर इरेगुलर शेप का, इरेगुलर शेप का ऐसा है, ये इरेगुलर शेप हो गया। ओके, ये इरेगुलर शेप का हो गया। अभी इनका सेंटर किधर ढूंढते बैठेंगे? सेंटर यानी बराबर बीच में आता है वो, उसको बोलते हैं सेंटर। इसका कैसे सेंटर ढूंढेंगे? तो पहला चेक किया जाता है कि इस ऑब्जेक्ट का मास कहां पे कंसेंट्रेट हुआ है। सपोज इस ऑब्जेक्ट का मास यहां पे कंसेंट्रेट हुआ है। ओके, और इस ऑब्जेक्ट का मास सपोज कहां पे कंसेंट्रेट हुआ है? ओके, यहां पे कंसेंट्रेट हुआ है। ओके, तो ये डिस्टेंस कैसे लिया जाता है? ऐसे, जहां से वो कंसेंट्रेट हुआ है मास, वहां से वो डिस्टेंस लिया जाता है। ओके, इफ द टू ऑब्जेक्ट आर नॉट स्पेरिकल और इरेगुलर शेप, ओके, देन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जो एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर ऑफ अ मास। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कहां से लिया जाता है? लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर ऑफ द मास, उनका मास कौन से सेंटर पे कंसेंट्रेट हुआ है वहां से वो फोर्स लिया जाता है। तो यहां पे वो कंसेंट्रेट हुआ है, तो ये F1 फोर्स, ये F2 फोर्स। ओके, और इंपॉर्टेंट क्या है? ओके, तो ये जो डिस्टेंस जो लिया जाता है वो कहां से लिया जाता है? तो जहां पे वो सेंटर है उनका आया हुआ है, जहां पे उनका मास कंसेंट्रेट हुआ है, ओके, वहां से ये डिस्टेंस लिया जाता है। ओके, अभी ये जो G है, ओके, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, G यानी क्या? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका यूनिट क्या है? उसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻², या फिर इसको ऐसा भी लिखा जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ऐसा भी लिखा जाता है। अगर पर मैं निकाल लेता हूं तो यहां पे (⁻² आएगा। (⁻² क्या आएगा? -2। ये इसका यूनिट है, ये इसका क्या है? यूनिट। और इसका बाय कैलकुलेटिव एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है? कैलकुलेशन करने के बाद इसका वैल्यू क्या आता है? क्या आता है? वो वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ओके, तो ये है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके,